ये सब कुछ सुनने के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने उन्हें कहा कि फिक्र मत करो, हमारी बारी भी आएगी। तो यूं इन मेथड्स की बेस पे साइंटिस्ट दो ग्रुप्स में भी डिवाइड हो गए थे और इनके इख्तलाफात इतने बढ़ गए थे कि पाकिस्तान का एटम बम प्रोग्राम भी खतरे में पड़ गया था। इससे पहले 26 जून 1979 को ISI फ्रेंच एम्बेसडर और उसके सेक्रेटरी को कहोटा रिसर्च लेबोरेटरीज के बिल्कुल करीब ही अरेस्ट करती है। न्यूक्लियर डिवाइस को पार्ट्स में ही रावलपिंडी से चागी 4 F-16 जेट्स की प्रोडक्शन में C-130 एयरक्राफ्ट में ले जाया जाता है। तो बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को हुक्म देते हैं कि धमाका कर दें। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर इंडिया की रियासत राजस्थान में पोखरान के इलाके में 18 मई 1974 को सुबह 8:05 पे एक धमाका होता है। यह धमाका इतना शदीद था कि इसने आसपास कई किलोमीटर तक की जमीन को हिला के रख दिया था। यह दरअसल इंडिया का सबसे पहला किया जाने वाला न्यूक्लियर बम टेस्ट था। इंडिया ने इस न्यूक्लियर टेस्ट को इतना सीक्रेट रखा था कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर को भी यह धमाका होने के बाद खबर मिली थी और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को भी धमाके से सिर्फ 48 घंटे पहले ही बताया गया था। और इसके कामयाब होने के बाद इंडिया दुनिया की 6ठी न्यूक्लियर पावर बन चुका था। अब यह धमाका हुआ तो इंडिया की सरहद के अंदर ही था, लेकिन इसकी खबर पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैली, स्पेशली पाकिस्तान में। क्योंकि 47 की सेपरेशन के बाद से इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के राइवल कंट्रीज हैं और पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, आर्मी और इकोनॉमी यानी कि हर लिहाज से इंडिया से बहुत छोटा कंट्री है। इसके अलावा अभी सिर्फ 3 साल ही गुजरे थे 71 वार को, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान अलग हो चुका था। ऐसे हालात में इंडिया के न्यूक्लियर पावर बनने का सिंपल मतलब था कि अब पाकिस्तान के दिन गिने जा चुके हैं, क्योंकि एक नॉन न्यूक्लियर छोटे कंट्री का अपने से 7 गुना बड़े न्यूक्लियर पावर कंट्री से आने वाली किसी भी जंग में अपना दिफा करना बहुत मुश्किल था। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो किसी भी तरह न्यूक्लियर पावर बनता या फिर ईस्ट पाकिस्तान तो हाथ से गया ही था, अब कश्मीर भी जाता, गिलगित बल्तिस्तान भी जाता और बलोचिस्तान ने भी आजाद हो जाना था। तो यूं उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने ये ऑप्शन चूज किया कि हम घास खा लेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब स्टोरी को जरा रिवाइंड करते हैं। 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए थे तो उससे लगभग 2,26,000 लोगों की जानें चली गई थी। उसके बाद से दुनिया के ऑलमोस्ट हर बड़े कंट्री की कोशिश थी कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होना जरूरी है ताकि वो कम से कम अपना दिफा जरूर कर सके। उसके बाद 1949 में रशिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, 52 में यूके ने, 60 में फ्रांस और 1964 में चाइना ने कर दिए। इस थोड़े ही अरसे में 5 कंट्रीज न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। इन 5 कंट्रीज के अलावा इंडिया ने भी काम शुरू कर दिया था। इंडिया ने स्टार्ट में तो यही शो किया कि वो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी ही प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, यानी कि वो इससे सिर्फ बिजली वगैरह ही बनाएंगे और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का उनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन इस बात का पता तब चला जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका काम डेवलपिंग कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिर्फ एनर्जी के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उनकी हेल्प करना और उनके रिसर्च सेंटर की इंस्पेक्शन करना था कि कहीं ये कंट्री न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहा। उसकी एक टीम 1964 में इंडिया के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का विजिट करती है और विजिट करने पे मालूम होता है कि इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी भी कर रहा है। अब उस टीम में एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट मुनीर अहमद खान भी थे। ये एशिया के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि ऑस्ट्रिया में इसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में एक सीनियर पोजीशन पे थे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के इस विजिट के बाद मुनीर अहमद खान ने वियना में जुल्फकार अली भुट्टो से भी मुलाकात की। तब जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे और मुनीर अहमद खान ने जुल्फकार अली भुट्टो को सब कुछ डिटेल के साथ बताया था कि किस तरह इंडिया फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा है और ये भी बताया था कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करे तो पाकिस्तान भी जल्द ही न्यूक्लियर पावर बन सकता है। इन सारी बातों से मुतासिर होकर जुल्फकार अली भुट्टो मुनीर अहमद खान की प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ 11 दिसंबर 1965 को लंदन के डॉर्चेस्टर होटल में एक मीटिंग रखवाते हैं। इस मीटिंग में मुनीर अहमद खान प्रेसिडेंट अयूब खान को पूरी तरह कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर पावर होना कितना जरूरी है और अगर इंडिया फ्यूचर में न्यूक्लियर पावर बन जाता है और पाकिस्तान के पास यह टेक्नोलॉजी ना हुई तो पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अयूब खान ने यह सब कुछ सुना और ये कह के मीटिंग खत्म कर दी कि ये एक महंगा प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता और अगर कभी जरूरत पड़ी भी तो पाकिस्तान इसको किसी न किसी तरह खरीद लेगा। इस मीटिंग के
खत्म होने के बाद मुनीर अहमद खान दोबारा जुल्फकार अली भुट्टो से मिले और उन्हें मीटिंग के बारे में सब कुछ बताया। ये सब कुछ सुनने के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने उन्हें कहा कि फिक्र मत करो, हमारी बारी भी आएगी। यूं जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट आने के बाद 1972 में मुनीर अहमद खान को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। वैसे सिर्फ एनर्जी के असूल के लिए तो पाकिस्तान 1956 से ही न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा था और उस वक्त न्यूक्लियर वेपन बनाने का तो पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई इरादा ही नहीं था। लेकिन अब 72 में हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके थे, क्योंकि चंद महीने पहले ही 71 वार हुई थी और उसके साथ साथ ईस्ट पाकिस्तान भी अलग होकर बांग्लादेश बन चुका था। तो अब जुल्फकार अली भुट्टो ने इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मुनीर अहमद खान को न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए भी फ्री हैंड दे दिया। पाकिस्तान की इस हवाले से रिसर्च अभी जारी थी कि 1974 में इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है। इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट की खबर सुनने के बाद एक और पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर AQ खान, जो कि नेदरलैंड के यूरिनको ग्रुप में सीनियर मेटलॉजिस्ट थे, यानी कि वो मेटल स्पेशली यूरेनियम के बारे में डीप नॉलेज रखते थे, वो नेदरलैंड में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने के एक एहलकार से मीटिंग करते हैं और मीटिंग में कहते हैं कि वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ काम करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन इस एहलकार ने ये कह के इनकार कर दिया कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एज अ मेटलॉजिस्ट जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके बाद AQ खान ने अगस्त 1974 में प्राइम मिनिस्टर को एक खत भी लिखा, जिसका पूरा महीना इंतजार करने के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर सितंबर में दोबारा उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर के जरिए प्राइम मिनिस्टर को खत भिजवाया। जब ये खत जुल्फकार अली भुट्टो तक पहुंचा तो ही उन्होंने रीड किया। अब जुल्फकार अली भुट्टो इससे पहले AQ खान को जानते तो नहीं थे, तो उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए इनकी डिटेल्स वगैरह भी चेक करवाई और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से साइंटिस्ट की एक टीम भी भिजवाई, जिसने नेदरलैंड के शहर एलमिलो में जाके AQ खान के घर पर उनसे मुलाकात की और प्राइम मिनिस्टर से इस्लामाबाद में मिलने की दावत भी दी। तो यूं दिसंबर 1974 को AQ खान पहली बार जुल्फकार अली भुट्टो से इस्लामाबाद में मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात में वो प्राइम मिनिस्टर को डिटेल के साथ बताते हैं कि किस तरह यूरेनियम की हाई एनरिचमेंट से पाकिस्तान अपना टारगेट हासिल कर सकता है और ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान जिस प्लूटोनियम मेथड पे पहले काम कर रहा है उसके कामयाब होने के दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। ये सारी चीजें जानने के बाद भुट्टो गवर्नमेंट के कई ऑफिशियल्स डॉक्टर AQ खान को मशवरा देते हैं कि अभी वो नेदरलैंड में ही रहें, नेदरलैंड को ना छोड़ें और सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी यानी कि यूरेनियम हाई एनरिचमेंट मेथड की जितना हो सकता है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें और पाकिस्तानी साइंटिस्ट के साथ शेयर करते रहें। तो यूं डॉक्टर AQ खान ने भी ऐसे ही किया। वो नेदरलैंड गए और उन्होंने अगला पूरा साल जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो सकती थी उन्होंने की। उन्होंने यूरेनिको के पुराने डॉक्यूमेंट्स उठाए और उन्हें घर ले गए। ये डॉक्यूमेंट्स डच लैंग्वेज में थे, तो उन्होंने अपनी डच बीवी से इन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट भी करवाया और अपने एक दोस्त फ्रिट्स वीरमैन, जो कि एक फोटोग्राफर था और AQ खान का पुराना कोलीग भी था, उससे यूरेनिको के सेंट्रीफ्यूज की पिक्चर्स बनवाई। इसके अलावा वो सारी यूरोपियन कंपनीज जो इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुख्तलिफ पार्ट्स बनाती थी उनके नेम्स और कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट भी बनाई। इस अरसे के दौरान AQ खान एक और पाकिस्तानी साइंटिस्ट बशीरुद्दीन महमूद से भी नेदरलैंड में कई बार मिले। इसी बार बार मिलने की वजह से AQ खान पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन को शक हुआ, तो उन्होंने AQ खान का वहां से ट्रांसफर करके लेस सेंसिटिव जगह पे भेज दिया, यानी कि जहां पे ज्यादा अहम इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। उसके बाद से AQ खान का वहां पे रहना हर गुजरते दिन के साथ मजीद मुश्किल होता जा रहा था। तो यूं वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ 15 दिसंबर 1975 को नेदरलैंड छोड़ के पाकिस्तान आ गए और अप्रैल 1976 से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ मिलकर एटम बम प्रोग्राम पे काम भी शुरू कर दिया। अब पाकिस्तानी साइंटिस्ट जैसा कि मुनीर अहमद खान, बशीरुद्दीन महमूद और भी काफी सारे रिसर्चर्स AQ खान के आने से पहले ही इस प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, लेकिन उनका मेथड AQ खान के मेथड से बिल्कुल अलग था। AQ खान की सारी रिसर्च और तैयारी हाई एनरिच यूरेनियम पे थी, जबकि दूसरे पाकिस्तानी साइंटिस्ट प्लूटोनियम मेथड पे काम कर रहे थे। अब मजीद आगे बढ़ने से पहले जरा प्लूटोनियम और हाई एनरिच यूरेनियम मेथड को सिंपल वर्डिंग में समझने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट नेचुरल यूरेनियम के एक जर्रे में 3 आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि एक जरा 3 तरह की यूरेनियम का मिक्सचर होता है, यूरेनियम 234, 235 और 238। और इस मिक्सचर में 99.3% यूरेनियम 238, 0.7% 235 और बहुत ही कम यानी कि ना होने के बराबर यूरेनियम 234 होती है। यूरेनियम 235 फिसाइल होती है, यानी कि यूरेनियम 235 न्यूक्लियर बम्स में इस्तेमाल हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ यूरेनियम 238 नॉन फिसाइल होती है, यानी कि ये न्यूक्लियर बम्स में इस्तेमाल नहीं होती। इसलिए यूरेनियम 235 को 238 से सेपरेट करना पड़ता है और इसको सेपरेट करने के लिए गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इस सेंट्रीफ्यूज से यूरेनियम का ऐसा मिक्सर हासिल किया जाता है
जिसमें कम से कम 90% या उससे भी ज्यादा सिर्फ यूरेनियम 235 हो, और यूरेनियम के इसी मिक्सचर को फिर हाई एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। और यही हाई एनरिच्ड यूरेनियम फिर न्यूक्लियर बम्स में इस्तेमाल होती है। अब ये मेथड तो था जो डॉक्टर A.Q. खान इस्तेमाल करना चाह रहे थे, जबकि दूसरा प्लूटोनियम मेथड था। प्लूटोनियम यूरेनियम की तरह नेचुरल तो नहीं होती, इसे यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर रिएक्टर में तैयार किया जाता है। यूरेनियम 238 पे जब न्यूट्रॉन की एब्जॉर्प्शन होती है तो यूरेनियम 239 बनती है, और ये यूरेनियम 239 स्टेबल नहीं होती, 20-25 मिनट बाद नेप्टूनियम में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये नेप्टूनियम 2 या 3 दिन बाद प्लूटोनियम में तब्दील हो जाती है, और ये प्लूटोनियम फिर यूरेनियम 235 की तरह फिसाइल होती है, यानी कि न्यूक्लियर बम्स में इस्तेमाल हो सकती है। तो यूं इन मेथड्स की बेस पे साइंटिस्ट 2 ग्रुप्स में भी डिवाइड हो गए थे, और इनके इख्तलाफात इतने बढ़ गए थे कि पाकिस्तान का एटम बम प्रोग्राम भी खतरे में पड़ गया था। अब क्योंकि प्लूटोनियम बनाने के लिए एक बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर का होना जरूरी होता है, और ये काफी एक्सपेंसिव मेथड भी होता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त ये सारा कुछ सीक्रेट वे में कर रहा था, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए किसी भी बड़े कंट्री की हेल्प के बगैर अपनी मदद आप के तहत एक बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना तकरीबन नामुमकिन था। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने 1972 से ही न्यूक्लियर बम बनाने का आगाज तो कर दिया था, लेकिन ये सारे रिसोर्सेज ना होने की वजह से 1976 यानी कि A.Q. खान के आने तक बात सिर्फ रिसर्च तक ही महदूद थी। इसलिए A.Q. खान प्लूटोनियम की बजाय हाई एनरिच्ड यूरेनियम को ही इस्तेमाल करने के हक में थे, क्योंकि यही मेथड था जो पाकिस्तान अपनी मदद आप के तहत भी जैसे तैसे कर सकता था, और इसका एक्सपेंस भी प्लूटोनियम बनाने की निस्बत काफी कम था। तो ये सारी डिटेल्स A.Q. खान एक रिपोर्ट में लिख के जुल्फकार अली भुट्टो को भेजते हैं कि अगर पाकिस्तान ने एटम बम बनाना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यूरेनियम एनरिचमेंट, वरना पाकिस्तान का एटम बम बनाने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। अब जब जुल्फकार अली भुट्टो को रिपोर्ट के बाद मालूम होता है कि साइंटिस्ट 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं और सारा उनका प्लान खतरे में पड़ गया है, तो वो कहोटा में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज बनाते हैं और वहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट डिपार्टमेंट बना के A.Q. खान को उसका हेड बना देते हैं। A.Q. खान अपनी टीम बना के वहाँ पे काम शुरू करते हैं। अब क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में यूरेनियम की माइनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, वो 2 साल बाद यानी कि 1978 में DG खां में बगलचूर के मकाम पे हुई थी, तो शुरू में यूरेनियम चाइना से इम्पोर्ट की गई थी। इसके अलावा कुछ चीजें जैसा कि गैस सेंट्रीफ्यूज वगैरह यूरोपियन कंट्रीज से मंगवाए गए थे। अप्रैल 1978 तक पाकिस्तान के पास हाई एनरिच्ड यूरेनियम तैयार हो चुका था, और 4 साल बाद यानी कि 1982 तक इस यूरेनियम की इतनी क्वांटिटी हो गई थी कि एक एटम बम बनाने के लिए काफी थी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने न्यूक्लियर बम का डिजाइन भी मुकम्मल कर लिया था, और 11 मार्च 1983 को सरगोधा के करीब किराना हिल्स पे इस डिजाइन की सब क्रिटिकल टेस्टिंग भी की जाती है। ये सब क्रिटिकल टेस्टिंग दरअसल फुल फ्लेज न्यूक्लियर बम का टेस्ट नहीं होता, बल्कि थोड़ी सी यूरेनियम के साथ न्यूक्लियर बम के डिजाइन को डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे टेस्ट किया जाता है ताकि मैक्सिमम रिजल्ट लिया जा सके। दूसरी तरफ 1981 में पाकिस्तान का एटॉमिक रिएक्टर भी कंप्लीट हो जाता है, और उसमें डॉक्टर समर मुबारकमंद और उनकी टीम दूसरा मेथड यानी कि प्लूटोनियम की प्रोडक्शन पे भी काम स्टार्ट कर देते हैं। और 1986 तक पाकिस्तान के पास हाई एनरिच्ड यूरेनियम के साथ साथ अब प्लूटोनियम भी आ चुकी थी। तो यूं उस वक्त तक पाकिस्तान एटम बम बना चुका था, लेकिन अब बस अनाउंस करने के लिए पाकिस्तान को अच्छे मौके की तलाश थी, क्योंकि अगर बगैर किसी मौका की मुनासबत के ये अनाउंसमेंट कर दी जाती तो पाकिस्तान पे काफी ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर आना था। वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका की जानिब से इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगती जो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। इसके अलावा 1981 में पाकिस्तान इराक का हाल भी देख चुका था, क्योंकि 1981 में इराक एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था कि 7 जून 1981 को शाम 4 बजे इसराइल के एटीजन एयरपोर्ट से 14 फाइटर जेट्स उड़ते हैं और 1100 किलोमीटर का फासला तय करके 5:30 पे इराक के शहर बगदाद के पास इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह कर देते हैं। यूं इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम चंद मिनटों में तबाह हो जाता है। अब इस तरह के थ्रेट्स पाकिस्तान को भी काफी ज्यादा थे। वैसे तो पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सीक्रेट रखा हुआ था, लेकिन अमेरिका की CIA, इसराइल की मुसाद और इंडिया की राह को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि पाकिस्तान अब एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। तो जो पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अपने न्यूक्लियर एसेट्स को सिक्योर रखना था। इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करने के बाद इसराइल ने 1981 में जर्मनी की 3 इंजीनियरिंग फर्म्स पे भी बम हमले किए थे। इन फर्म्स पे इसराइल को शक था कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को सेल की है। इसके बाद 1982 में इसराइल ने इंडिया के साथ मिलकर इराक की तरह पाकिस्तान की कहोटा रिसर्च लेबोरेटरी को भी तबाह करने की कोशिश की थी। इसराइल के F-16 और F-15 जेट्स इंडिया के ओधमपुर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरते हैं और पाकिस्तान के नार्दर्न बॉर्डर के करीब आते ही पाकिस्तान एयरफोर्स के क्विक रिस्पॉन्ड करने पे पीछे मुड़ जाते हैं। इससे पहले 26 जून 1979 को ISI फ्रेंच एम्बेसडर और उसके सेक्रेटरी को कहोटा रिसर्च लेबोरेटरीज के बिल्कुल करीब ही अरेस्ट करती है और उनसे कैमरा और दूसरे सेंसिटिव इक्विपमेंट और डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे और इन दोनों के बारे में बाद में मालूम हुआ था कि वो CIA के एजेंट थे। 11 मई 1998
11 और 13 मई 1998 को इंडिया ने दोबारा पोखरान पे 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। हालांकि इंडिया 1974 में पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था, लेकिन वो इतने एडवांस नहीं थे। इसके अलावा उस वक्त के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन से पहले अपनी आवाम से वादा करके आए थे कि अगर इनकी गवर्नमेंट आई तो वो दुनिया को दिखाएंगे कि इंडिया कितना पावरफुल है। तो यूं इंडिया ने तो जैसे तैसे अचानक से दोबारा न्यूक्लियर धमाके कर दिए, लेकिन अब पूरी दुनिया का प्रेशर पाकिस्तान पे था। जो मौका पाकिस्तान को चाहिए था वो अब आ चुका था, क्योंकि अब दुनिया जानती तो थी कि पाकिस्तान भी ये टेक्नोलॉजी रखता है। तो हर बड़े कंट्री की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को कोई भी ऑफर देकर किसी भी तरह न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोका जाए। इसलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन नवाज शरीफ को फोन करके ये ऑफर देते हैं कि अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट ना किए तो उसके बदले पाकिस्तान को भारी माली इमदाद भी दी जाएगी। इस हवाले से अमेरिका से एक डेलीगेशन भी पाकिस्तान आता है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर भी गवर्नमेंट पे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अवाम जानती थी कि अगर पाकिस्तान अब ना कर पाया तो फिर कभी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे शायद पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर अमेरिका से कहीं ज्यादा था, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये भी देख चुकी थी कि इंडिया पे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने सिवाय लफ्जी मजम्मत के कोई खास पाबंदियां नहीं लगाई थी। तो बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को हुक्म देते हैं कि धमाका कर दें। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स हाई अलर्ट हो गई थी, क्योंकि कोई कहीं से भी हमला करके पाकिस्तान का ये सारा मंसूबा मट्टी में मिला सकता था। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए बलूचिस्तान के इलाके चागी में रास्को हिल्स को 1978 में ही चूज कर लिया गया था। धमाका करने से एक हफ्ता पहले डॉक्टर AQ खान और साइंटिस्ट की पूरी टीम धमाके की जगह पहुंच जाती है। न्यूक्लियर डिवाइस को पार्ट्स में ही रावलपिंडी से चागी 4 F-16 जेट्स की प्रोटेक्शन में C-130 एयरक्राफ्ट में ले जाया जाता है, और फिर साइंटिस्ट इन पार्ट्स को असेंबल करके न्यूक्लियर बम को रास्को हिल्स में बनाए गए अंडरग्राउंड टनल्स में नस्ब कर देते हैं। और साइंटिस्ट के लिए इस टेस्ट का कंट्रोल रूम धमाके की जगह यानी कि इन टनल से 10 किलोमीटर दूर बनाया जाता है, ताकि किसी किस्म के रेडियो एक्टिव मटेरियल या फिर एक्सप्लोजन से साइंटिस्ट की जान को खतरा ना हो। यूं 28 मई 1998 को दिन के तकरीबन 3:15 पे बैक वक्त 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं। और चंद मिनटों में ही पूरी पहाड़ी आग और धुएं में गुम हो जाती है। इसकी कामयाबी के बाद 30 मई 1998 को पाकिस्तान एक और टेस्ट भी करता है। ये न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान के खारान डेजर्ट में किया जाता है, और इस दूसरे टेस्ट में दूसरा मेथड यानी कि यूरेनियम की जगह प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। यूं अब पाकिस्तान दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर पावर बन चुका था।